हेलो एवरीवन। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास कौन सा विभाग था। तो हमारे देश में आज़ादी से भी पहले एक अंतरिम सरकार बन चुकी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और ये बनी कब थी? तो ये बनी थी 2 सितंबर 1946 ईस्वी में। और इस सरकार में जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था। क्या बनाया गया? खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, इसी सरकार में गृह मंत्री किसे बनाया गया था? तो इस सरकार में गृह मंत्री जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और इसी मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री किसे बनाया गया? तो इसमें रक्षा मंत्री जो है वो बनाया गया था बलदेव सिंह को। किसको? जो बलदेव सिंह हैं इन्हें जो है वो रक्षा मंत्री बनाया गया था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में जो है वो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतरिम सरकार में कौन व्यक्ति जो है वो कौन से व्यक्ति के पास कौन सा मंत्रालय था। इसलिए ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। तो एक बार हम लोग पूरा मंत्रिमंडल देख लेते हैं कि जो 2 सितंबर को बनी थी, 2 सितंबर 1946 ईस्वी को मंत्रिमंडल बना था। इसमें किसको कौन सा मंत्रालय मिला था? तो सबसे पहली बात कि किसकी अध्यक्षता में सरकार बनी थी? तो ये बनी थी जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में। किसकी? जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में। इसको आप ध्यान रखिएगा। और जो विदेश मंत्रालय है इसके मंत्री कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास कौन कौन से मंत्रालय था? तो ये गृह मंत्री थे और इनके पास जो है वो सूचना और प्रसारण मंत्रालय भी था सरदार पटेल के पास। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और इस मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन बने थे? तो शिक्षा मंत्री बने थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी। इसको आप ध्यान रखिएगा। और वित्त मंत्री कौन बने? तो वित्त मंत्री थे लियाकत अली खान। कौन थे? लियाकत अली खान थे। अगर रक्षा मंत्री की बात करें कि रक्षा मंत्रालय किसके पास था, तो वो था बलदेव सिंह के पास में। किसके? बलदेव सिंह के पास में। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे उनके पास खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। इसको आप ध्यान रखिएगा। यही जो है वो इस क्वेश्चन में पूछा था। इसके बाद उद्योग और आपूर्ति मंत्रालय में कौन मंत्री थे? तो वो थे सी राजगोपालाचारी। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद परिवहन और रेल मंत्री कौन थे? तो रेल मंत्री और परिवहन मंत्री जो है वो आसफ अली बने थे। कौन? अरुणा आसफ अली। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर वाणिज्य मंत्री की बात करें कि वाणिज्य मंत्री कौन थे, तो वो बने थे चुंदरीगर बने थे। कौन बने थे? चुंदरीगर। इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद श्रम मंत्री कौन थे? तो श्रम मंत्री जो है वो जान मथाई बने थे। इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये बीपीएससी के टीआरई में पूछा गया था, टीआरई 2 में 2023 में जो सेकेंड पेपर हुआ था। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन की टैगलाइन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और इस वीडियो में जितने भी पॉलिटी से क्वेश्चंस पूछे गए थे बिहार के टीचिंग एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग इसी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और बाकी ये आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि चुप रहने की स्वतंत्रता भारत में किस प्रकार का अधिकार है? तो चुप रहने की जो स्वतंत्रता है वो हमारे देश में एक मूल अधिकार है। क्या है? मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। हमारे संविधान का जो भाग 3 है इसमें मूल अधिकारों की चर्चा की गई है कि भारत के नागरिकों के पास कौन कौन से कितने मूल अधिकार होंगे। और इसी में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद नंबर 20(3). ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ या अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये जो है वो अनुच्छेद 20(3) में कहा गया है कि वो व्यक्ति चाहे तो गवाही दे अथवा वो चुप रह जाए। इसीलिए जो चुप रहने का अधिकार है वो हमारा कैसा अधिकार है? मूल अधिकार है। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? तो हमारा कौन सा मूल कर्तव्य है इन चारों ऑप्शनों में से, वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। तो जो ऑप्शन ए है ये कह रहा है कि देश की एकता एवं अखंडता को बनाए रखना हमारा मूल कर्तव्य है। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे संविधान का जो भाग 4 क है इसमें जो है वो मूल कर्तव्यों के बारे में चर्चा की गई है।
और इसमें बताया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो एकता और अखंडता को कायम रखने का प्रयास करे। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये तो बिल्कुल सही होगा। जो ऑप्शन बी है ये कह रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखना ये भी हमारा मूल कर्तव्य है, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रकृति और ये पर्यावरण को सुरक्षित रखना भी हमारा मूल कर्तव्य है। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये भी बिल्कुल सही होगा। जो ऑप्शन सी है ये कह रहा है कि अपने बच्चों को शैक्षणिक अवसर प्रदान करना ये भी हमारा मूल कर्तव्य है, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे संविधान का जो भाग 4 क है ये कहता है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके माता पिता का कर्तव्य होगा कि वे अपने बच्चों को जो है वो शैक्षणिक अवसर प्रदान करें, और ये मूल अधिकार भी है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अर्थात ऑप्शन ए, बी और सी तीनों की तीनों सही हैं, इसलिए एक से अधिक वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रेस स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है, इसका क्या कारण है। तो जो प्रेस स्वतंत्रता प्राप्त है भारत के लोगों को, इसके पीछे क्या कारण है वो ऑप्शनों में से हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। तो जो ऑप्शन ए है ये कह रहा है कि यह संसद की विधि के तहत लोगों के लिए उपलब्ध है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो संसद के नियम कानून है, जो संसद की विधि हैं वो सांसदों के लिए बनाए गए हैं। किसके लिए? ये जो है वो सांसदों के लिए बनाए गए हैं, न कि आम नागरिकों के लिए। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये तो गलत हो जाएगा। जो ऑप्शन बी है ये कह रहा है कि यह भारत के संविधान में विशेष रूप से प्रदत्त है, कि अच्छा अर्थात कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है इसका संविधान में विशेष रूप से इसका प्रावधान किया गया है, तो ये भी गलत है, क्योंकि विशेष रूप से कहीं पर भी प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो कहीं पर भी लिखी नहीं गई है हमारे संविधान में। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये भी गलत हो जाएगा। जो ऑप्शन सी है ये कह रहा है कि यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, तो ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 19(1)(a) है, इसमें हमें जो है वो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, और इसी के तहत जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में निहित की हुई है। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे। तो श्रम मंत्री जो है वो जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में जगजीवन राम जी को बनाया गया था। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा अगर बात करें कि जो सी राजगोपालाचारी थे, इनको क्या बनाया गया था इस अस्थायी सरकार में, तो इनको जो है वो उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बनाया गया था। इनको उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बनाया गया था, इसको आप ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें अरुणा आसफ अली की, कि जो अरुणा आसफ अली थे इनको क्या बनाया गया था इसमें, तो इसमें जो इनको है उनको जो है वो रेल मंत्री बनाया गया था। क्या बनाया गया? तो इसमें जो है वो रेल एवं परिवहन मंत्रालय जो है वो अरुणा आसफ अली जी को दिया गया था, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत के वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या था। तो हमारे देश में जब संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ तो उसमें देश से लगभग 10 से 15% लोगों ने ही बस भाग लिया था। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, इतना कम प्रतिशत क्यों है भाग लेने वाले लोगों का? क्यों? क्योंकि कुछ उस टाइम पर कुछ ऐसी ही स्थिति थी, जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे रजवाड़े हुआ करते थे, और ये जो रजवाड़े थे यहाँ से कोई चुनाव नहीं हुआ था, बल्कि ये जो राजा थे वो लोग अपना खुद का प्रतिनिधि भेजे थे संविधान सभा में, इसलिए वहाँ पर तो चुनाव हुआ ही नहीं। बाकी के जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहाँ पर भी चुनाव नहीं हुआ, जो शहरी क्षेत्र थे वहीं पर चुनाव हुआ था, और कुछ खास लोगों ने ही जो है वो इसमें मतदान किया था। इसीलिए मतदान प्रतिशत जो है वो 10 से 15% ही हुआ था, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो हमारे देश के संविधान में जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं इनको जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा अगर बात करें हम लोग कि आयरलैंड के संविधान से और क्या हमारे संविधान में लिया गया है, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन पद्धति है हमारे देश में, ये भी आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा।
इसके अलावा राज्यसभा के लिए सदस्यों का जो नामांकन होता है इसकी भी प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करें कि अमेरिका से हमारे संविधान में क्या लिया गया है, तो अमेरिका से हमारे संविधान में पहली बात तो मूल अधिकार लिया गया है। क्या लिया गया है? मूल अधिकार, और हमारे संविधान के भाग 3 में ला करके इसको शामिल किया गया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हमारे देश में न्यायपालिका जो है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। ये विधि कहाँ से ली गई है? तो ये भी अमेरिका से ली गई है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाए जाने की जो प्रक्रिया है ये भी अमेरिका से ली गई है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा न्यायिक पूर्वावलोकन जो है, अर्थात संसद के द्वारा अगर कोई नियम बनाया जाता है तो उसको जो है वो सुप्रीम कोर्ट इसका जो है वो पुनर्वलोकन कर सकती है। ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो ये भी जो है वो अमेरिका से लिया गया है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अगर ब्रिटेन से बात करें कि ब्रिटेन से क्या लिया गया है हमारे संविधान में, तो सबसे पहली बात कि द्विसदनीय प्रणाली ली गई है कि 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ये जो है वो ब्रिटेन से ली गई है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एकल नागरिकता होती है हमारे देश में, और ये एकल नागरिकता भी जो है वो ब्रिटेन से ली गई है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की नव उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कुल कितनी सीटें हैं। तो जो नया वाला हमारा संसद भवन बना है इसमें जो है वो सांसदों के लिए कुल जो है वो 1272 सीटें बनाई गई हैं। कितनी? 1272, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। इस संसद भवन में 2 सदन होंगे, कौन कौन से? तो एक होगा लोकसभा और एक होगा राज्यसभा। जो लोकसभा है इसमें कुल सीटें जो है वो कितनी बनाई गई हैं? तो इसमें जो है वो 888 सीटें बनाई गई हैं। उसके बाद जो राज्यसभा है इसमें कितनी सीटें हैं? तो इसमें जो है वो 384 सीटें हैं। कितनी? 384 सीट हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। और जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1272 सीट, इसको आप ध्यान रखिएगा। एक बात और ध्यान रखिएगा आप कि ये जो हमारा नया संसद भवन बन करके तैयार हुआ है इसका उद्घाटन जो है वो कब हुआ? तो इसका उद्घाटन जो है वो 28 मई 2023 को हुआ था। कब हुआ? 28 मई 2023 को, इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि 28 मई को जो है वो वीर सावरकर की जयंती थी उसी दिन, इसीलिए जो संसद भवन है उसका इसी दिन उद्घाटन किया गया था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और ये जो संसद भवन हमारा बना है इसका आकार कैसा है? तो इसका आकार जो है वो त्रिभुजाकार है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और इसको बनाने में खर्चा कितना आया है? तो इसको बनाने में 971 करोड़ रुपए की खर्च आई है इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया है? तो इसका डिज़ाइन जो है वो बिमल पटेल जी ने तैयार किया है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है। तो जो नया वाला संसद भवन बना है इसके वास्तुकार कौन है? तो इसके वास्तुकार जो हैं वो हैं बिमल पटेल। कौन है? बिमल पटेल हैं, इसलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। ये जो बिमल पटेल हैं इनको पद्मश्री कब मिला था? तो इनको पद्मश्री जो है वो 2019 ईस्वी में मिला था, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकारों के बारे में सही है। भारत में मूल अधिकारों से संबंधित कौन सा ऑप्शन सही है वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। तो जो ऑप्शन ए है ये कह रहा है कि भारत में जो मूल अधिकार हैं वो संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधायिका की सत्ता के मध्य संतुलन का अद्वितीय घोषणा है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारा जो मूल अधिकार है इसको जो है वो संविधान का जो संवैधानिक का सर्वोच्च पद है, अरे जो संवैधानिक सर्वोच्च संस्था है सुप्रीम कोर्ट, इसके तहत इसको संरक्षित किया गया है कि अगर विधायिका भी कोई कानून बनाती है मूल अधिकार को लेकर के तो उसकी जो है वो उसके ऊपर जो है वो सर्वोच्च न्यायालय इसकी निगरानी करेगा। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये तो बिल्कुल सही है मूल अधिकारों के बारे में। उसके बाद जो ऑप्शन बी है ये कह रहा है कि वे लोगों के अधिकारों तथा देश की सुरक्षा के मध्य संतुलन का निर्माण करती है। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मूल अधिकार हैं ये हमारी देश की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करता है और यहाँ पर जो है वो नागरिकों को सुनिश्चित करता है। कैसे? तो अगर देश में विकट स्थिति आ जाती है, मान लीजिए युद्ध वगैरह कोई लग जाता है, तो देश में जो है वो मार्शल आर्ट लगाया जा सकता है, जिसके तहत जो मूल अधिकार हैं इनको कम किया जा सकता है।
कुछ हद तक, लेकिन जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 20 और 21 हैं, इनको किसी भी स्थिति में इसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करें कि हमारे जो मूल अधिकार दिए गए हैं लोगों को, इसको जो है वो इसका संरक्षण जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है। इसीलिए ये क्या करता है, इसीलिए यह जो है एक संतुलन का काम करता है। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये भी बिल्कुल सही होगा। जो ऑप्शन सी है ये कह रहा है कि जो मूल अधिकार हैं वो न केवल राजनीतिक एवं कानूनी समानता देते हैं बल्कि सामाजिक समानता का भी निर्णय करते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो मूल अधिकार हैं इसी में हमें समानता का अधिकार मिला हुआ है कि कानून के समक्ष हर एक व्यक्ति जो है वो समान होगा, ऐसा जो है आर्टिकल 14 में कहा गया है। इसी में जो है वो सामाजिक समानता का भी अधिकार मिला हुआ है। जो अनुच्छेद 15 है ये कहता है कि जाति, धर्म, लिंग, स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये भी बिल्कुल सही होगा। अर्थात ए, बी और सी तीनों सही हैं। इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारतवर्ष में संघवाद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अर्थात भारतवर्ष के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो संघवाद का क्या अर्थ होगा, उसके संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है वो हमें छांटना है। तो चलिए देखते हैं। तो जो ऑप्शन ए है ये कह रहा है कि एक अर्ध संघीय राज्य देश के अंतर्गत भारतीय संघवाद का परिणाम है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो भारतीय संघवाद है इसमें जो है वो क्वैसी फेडरल चलता है। क्या चलता है? इसमें क्वैसी फेडरल चलता है। इसमें जो है वो अर्ध संघीय राज्य चलता है। इसका मतलब क्या कि हमारे यहाँ दो स्तर पर तो सरकार होती है, एक सेंटर के स्तर पर और एक जो है वो स्टेट के स्तर पर। लेकिन इसमें जो है वो सेंटर बहुत ही मजबूत होता है और जगहों की अपेक्षा। और जगहों पर जहाँ संघवाद है जैसे कि अमेरिका में है, उसके अपेक्षा अगर भारत में देखा जाए तो हमारे यहाँ जो संघ है वो बहुत ही मजबूत होता है। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये तो बिल्कुल सही होगा। जो ऑप्शन बी है ये कह रहा है कि भारतीय संघवाद देश में एकल राज्य व्यवस्था स्थापित करता है। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ एकल राज्य व्यवस्था नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ जो है वो कई स्तरों पर सरकारें चलती हैं। जैसे कि सेंट्रल लेवल पर भी सरकार चलती है, राज्य के भी स्तर पर सरकार चलती है, जिला स्तर पर भी जिला प्रशासन चलता है। इसीलिए कई स्तर पर चलता है, न कि एक स्तर पर। इसलिए जो ऑप्शन बी है ये तो गलत हो जाएगा। जो ऑप्शन सी है ये कह रहा है कि भारतीय संघवाद सुदृढ़ एकात्मक आधार के साथ क्षैतिज नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारतीय संघवाद जो है वो सुदृढ़ तो है, है एकात्मक सरकार तो है, मतलब कि सेंटर जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। और ये कह रहा है कि वो क्षैतिज नहीं है, मतलब कि ये फैली नहीं हुई है, इसका विस्तार नहीं है। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि कुछ अधिकार जो है वो राज्यों के पास होते हैं और कुछ जो अधिकार हैं वो सेंटर के पास होते हैं। लेकिन जो सेंटर होता है वो सबसे ताकतवर होता है, इसीलिए नहीं जो है वो नहीं हो सकता। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये भी गलत हो जाएगा। मतलब कि जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है। तो हमारे यहाँ संसद में किसी भी सदन का कोई भी अध्यक्ष जो है वो अपने किसी भी सदस्य को अनुच्छेद 120(1) के तहत जो है वो अपनी मातृभाषा में भाषण देने का अधिकार दे सकता है। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि अनुच्छेद 122(2) जो है संविधान का, अनुच्छेद 122(2), इसमें क्या लिखा गया है, तो इसमें जो है वो संसद को जो है वो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट से जो है वो कोर्ट के न्यायिक अधिकार से इसको अलग रखा गया है। मतलब कि संसद के अंदर चाहे कुछ भी हो जाए, इसके लिए जो है वो फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकता है। इसमें कोई भी घटना हो जाती है, कोई भी मारपीट हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, वो पूरा का पूरा न्यायिक अधिकार क्षेत्र जो है वो अध्यक्ष का होने वाला है। अगर अध्यक्ष अनुमति दे तब जाकर के जो कोर्ट है इस पर कार्रवाई कर सकती है, अन्यथा कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकती है। इसके बाद अगर बात करें कि अनुच्छेद 110(1) है, इसमें क्या लिखा गया है, तो ये जो है वो धन विधेयक से संबंधित है। किससे? तो जो अनुच्छेद 110 है वो धन विधेयक से संबंधित है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका फैसला जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये क्वेश्चन कह रहा है कि पांचवी अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के प्रशासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। तो जो पांचवी अनुसूची है वो हमारे देश में जितने भी अनुसूचित जनजाति हैं इनके हितों और प्रशासन का क्षेत्राधिकार रखती है, इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। एक बात आप और ध्यान रखिएगा कि हमारे देश में जितने भी अनुसूचित जाति हैं उन पर जो है वो पांचवी अनुसूची के तहत उसके लिए कानून बनाए जाते हैं, लेकिन 4 राज्यों को छोड़ करके कौन कौन से राज्य हैं, तो उसमें से सबसे पहले आता है असम, असम के बाद मेघालय है, मेघालय के बाद त्रिपुरा है, त्रिपुरा के बाद मिजोरम है। इन चार राज्यों को छोड़ करके भारत में जितने भी जनजातियां हैं उनके लिए नियम कानून जो है वो पांचवी अनुसूची के आधार पर बनाए जाते हैं। लेकिन ये जो 4 राज्य हैं इनके जनजातियों के लिए जब नियम कानून बनाने की आवश्यकता होती है तो ये जो है वो छठी अनुसूची के तहत बनता है। किसके तहत? तो ये जो है वो छठी अनुसूची के तहत इनके लिए नियम कानून बनाए जाते हैं। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। तो हमारे संविधान में अस्पृश्यता को जो है वो अनुच्छेद नंबर 17 के तहत समाप्त किया गया है, इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। हमारे संविधान का जो भाग 3 है इसमें जो है वो भारत के नागरिकों को मूल अधिकार दिए गए हैं, और इसी मूल अधिकार में जो अनुच्छेद 17 है ये कहता है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ में ये जो है अस्पृश्यता नहीं की जा सकती है, उसके साथ छुआछूत नहीं किया जा सकता है। इसको जो है पूरी तरीके से ख़त्म किया गया है अनुच्छेद 17 में, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि जो अनुच्छेद 14 है इसमें क्या दिया गया है, तो अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के समक्ष भारत का हर एक व्यक्ति जो है वो समान होगा, अर्थात कानून के समक्ष समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 में दिया गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो अनुच्छेद 15 है इसमें क्या बताया गया है, तो जो अनुच्छेद 15 है ये कहता है कि अनुच्छेद जो 15 है ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ में उसके लिंग, जन्म स्थान, धर्म आदि के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये जो है अनुच्छेद 15 में बताया गया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो अनुच्छेद 22 है इसमें क्या कहा गया है, तो ये जो है वो गिरफ्तारी के संबंध में कुछ संरक्षण प्रदान करता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है तो उसके लिए कारण बताना होगा पहले तो कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, और अगर गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर जो है वो उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेशी भी करनी पड़ेगी। ऐसा जो है वो अनुच्छेद 22 में बताया गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य कब बन गया था। तो जो सिक्किम है वो भारत का पूर्ण राज्य जो है वो 1975 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1975 ईस्वी में बना था, इसलिए जो ऑप्शन भी है ये बिल्कुल सही होगा। और यहाँ सिक्किम में अभी 2024 में हाल ही में जो है यहाँ पर चुनाव हुआ था 32 सीटों पर राज्यसभा के लिए, और इन 32 सीटों में से जो है वो 31 सीटों पर जो है वो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा जीत हासिल की थी, और यहाँ पर जो है वो प्रेम सिंह तमांग ने अपनी सरकार बनाई है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अर्थात यहाँ पर सीएम कौन बने हैं, तो यहाँ पर सीएम जो है वो प्रेम सिंह तमांग बने हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो हमारे यहाँ ये जो समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता योजना है ये 2003 ईस्वी में अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा की गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो है वो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 लेकर के आया था, इसी के तहत इसको जो है वो प्रारंभ की गई थी, इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ये योजना क्या थी, तो ये योजना जो है वो पंजीकरण से संबंधित थी, अर्थात 26 जनवरी 1950 ईस्वी के बाद से जो भी लोग भारत के नागरिक हैं उसके बाद ये लोग किसी दूसरे देश में जा कर के वहाँ की नागरिकता ले चुके हैं, उसके बाद भी वो लोग जो है वो चाहे तो यहाँ पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं, यहाँ पर जो है वो पंजीकरण करवा सकते हैं कि हम जो है वो भारतीय मूल के हैं। यही योजना जो है वो 2003 में लाई गई थी, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे आश्वासित करता है। अर्थात हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो बंधुत्व दिया गया है उससे के क्या मायने हैं वो हमें छांटने हैं दिए गए ऑप्शनों में से। तो चलिए देखते हैं। तो जो बंधुत्व है वो क्या वो व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करती है, तो ये बिल्कुल सही है,
क्योंकि हम जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ पर अगर व्यक्ति की गरिमा नहीं होगी तो फिर आदमी जो है वो कैसे रहेगा, वहाँ पर तो फिर भेदभाव हो जाएगा। इसीलिए इस बंधुत्व को लाया गया है, अर्थात बंधुत्व भाईचारा जो है वो व्यक्ति की गरिमा को भी सुनिश्चित करती है। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये तो बिल्कुल सही होगा। इसके बाद जो ऑप्शन बी है ये कह रहा है कि देश की एकता एवं अखंडता को भी सुनिश्चित करती है बंधुत्व, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारे देश में एकल नागरिकता है। मतलब कि चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का, किसी भी समुदाय का कोई भी हो, उसके लिए एकल ही नागरिकता का प्रावधान किया गया है, जिससे कि देश की एकता और अखंडता बनी रहे। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये भी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद जो ऑप्शन सी है ये कह रहा है कि नागरिकों के लिए न्याय, उसकी स्वतंत्रता एवं समानता को सुनिश्चित करता है बंधुता, तो ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि न्याय को सुनिश्चित करने का जो काम है वो जो है वो कोर्ट का है, और स्वतंत्रता और समानता जो है वो मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए इसका बंधुत्व से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए और बी दोनों सही होंगे। इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक भी करिएगा, आपकी मर्जी, जो चाहे वो करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।